हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, अब अपन अपना 12th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और आप इसके बारे में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अपना क्या चैप्टर है और क्या पूछा है। तो चलिए, अपना चैप्टर है 3rd, प्रतिलोमवर्तीय फलन, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। तो बच्चों, आपने क्या करा होगा, आपने क्लास 10th से लेकर के देखिए क्लास 10th से लेकर के क्लास 11 तक, क्लास 10 से लेकर के क्लास 11 तक आपने पढ़ा फंक्शन के बारे में कि कोई भी फलन है वो y बराबर sin x, y बराबर ax प्लस बी, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर cos x, y बराबर 3x² प्लस 7x। तो मतलब ऐसे करके आपने क्या पढ़ा, फलन पढ़ा। क्या पढ़ा? फलन पढ़ा। अभी क्लास 11th में आपने फलन की ये डेफिनेशन भी पढ़ी है, ये भी पढ़ी है, ये भी पढ़ी है, ये सभी डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद में क्लास 12th के अपन चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 में क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 जो क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, उसमें आपने फलन को कैसे पढ़ा, fx के बारे में पढ़ा, gx पढ़ा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाला, फिर उन दोनों का कंपोजिट फंक्शन निकाला। तो कहने का मतलब क्या है कि उन सभी में क्या हुआ, आपने डोमेन की बात करी, कोडोमेन की बात करी, रेंज की बात करी, अपन ने सारा डिस्कस इन डिटेल किया। ठीक है। अब अपना प्रतिलोमवर्तीय फलन है, ये क्या कहता है, देखिए आपका जो प्रतिलोमवर्तीय फलन है ये क्या कहता है। देखिए कि आपके मैथमेटिक्स में 6 ट्रिग्नोमेट्री फलन है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू कोस एक्स, y इक्वल्स टू टेन एक्स, y इक्वल्स टू कोट एक्स, y इक्वल्स टू सेक एक्स और y इक्वल्स टू कोसेक एक्स। ये आपके क्या हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री फलन है। ये क्या है, आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये क्या आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, इनको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें ऐसे कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिए जाएंगे, उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। बात समझ में आ गई। मेरा टारगेट 3 ही चीज़ों पे होता है, क्या दिया है, क्या पढ़ना है, क्या दिया है और कैसे करना है। बस मैथमेटिक्स में ये 3 टारगेट होने चाहिए कि क्या तो दिया है, क्या पूछा और कैसे करना है। ठीक है। तो देखिए, इस पूरे चैप्टर में हम इस 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे डिस्कस करेंगे और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टियों के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू कोस एक्स, ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये क्या हैं, सारे फंक्शन हैं, फलन हैं। ये सारे क्या हैं, फंक्शन, फलन, ये सारे फलन है। अब अपना चैप्टर क्या कह रहा है कि प्रतिलोमवर्तीय फलन, हमें इनका इन्वर्स निकालना है। हमें इनका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। जैसे अपन पिछले चैप्टर में क्या कर रहे थे कि यदि कोई फलन इफ अ फंक्शन f, यदि कोई फलन f है तब उसका इन्वर्स प्रतिलोम
एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यदि फलन एफ, यदि फलन एफ एक एक की आच्छादक हो, एक एक की क्या हो? एक एक की आच्छादक हो। बात समझ में आ गई? एक और एक एक की आच्छादक कहाँ होगा? वो डोमेन में और रेंज में। भाई यही तो मेन खेल था ना पिछले चैप्टर में, कि अपन डोमेन की बात कर रहे थे, रेंज की बात कर रहे थे, और कोई भी फलन एफ जी एच एक्स जेड जो भी फलन है वो इन्वर्स फलन कब होगा? जब उसमें क्या करेगा? इन्वर्स एक एक की आच्छादक फलन होगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखिए कि ये जो साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये इन्वर्स कब होंगे? इन्वर्स कब होंगे? जब इनमें क्या हो? प्रत्येक फलन क्या हो? एक एक की आच्छादक हो। और इनके एक एक की आच्छादक होने की अलग कंडीशन होती है। क्या होती है? अलग कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि इनको एक एक ही आच्छादक बनाने के लिए जो इनका डोमेन लिया जाता है, इनका जो डोमेन लिया जाता है उसको कांस्टेंट रख दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इनमें डोमेन और कोडोमेन रेंज क्या होंगे हम उनकी बात करते हैं अब। ठीक है, अलग अलग फंक्शन लेके अपन डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करते हैं कि कैसे इनके फंक्शन इन्वर्स फंक्शन होते हैं, कहाँ से कहाँ तक कंटेन करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। आप इधर देखिए ध्यान से, यदि मैं इस फलन का इन्वर्स फंक्शन निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स x। कैसे आया वो देखिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। ठीक है, आया कैसे है वो देखिए। समीकरण 1 में दोनों ओर क्या करोगे? साइन इन्वर्स का भाग दे दो। साइन इन्वर्स का भाग देने पर, या साइन इन्वर्स का भाग नहीं है, साइन इन्वर्स की मल्टीप्लाई करनी है, कि गुणा करने पर। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी इन्वर्स फंक्शन है वो उसके मल्टीपल फंक्शन से क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, देखिए, और इस चैप्टर में अपन 0 से लेके हाईएस्ट लेवल तक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो देखिए इधर ये क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स एक्स इंटू साइन इन्वर्स साइन थीटा। साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल। भाई ये इन्वर्स का मतलब क्या होता है? 1/sin ही होता है। ठीक है ना? ये 1/sin x ही होता है। जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसको बोलने का तरीका क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स, न कि ये साइन की पावर -1 है। ये बात अच्छे से सुन लेना कि ये जो -1 करके जो आपको दिख रहा है ये -1 नहीं है, इसको बोलने का या डिनोट करने का तरीका है। और इसको बोलते क्या है? साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स। तो जो ये इन्वर्स हमने निकाले हैं ये क्या है? सारे प्रतिलोमवर्तीय फलन है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे कि ये कैसे इनका डोमेन कोडोमेन क्या होता है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना? चलिए, ये तो आ गया अपना इन्वर्स। तो इन्वर्स कैसे आया? थीटा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स। अब देखिए, आपने 11th क्लास में एक चीज़ और भी पढ़ी होगी कि साइन जो फलन होता है, साइन एक्स जो फलन होता है वो कहाँ से कहाँ तक कंटेन करता है? देखना इधर, n पाई प्लस -1 की पावर n y। यदि y इक्वल्स टू साइन एक्स कोई फलन हो आपके पास तो वो ऐसा फलन होगा, यानी कि जहाँ भी आपको साइन में n पाई मल्टीप्लाई में मिलेगा तो साइन वहाँ पे क्या हो जाएगा? अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा? 0, क्योंकि
देखना इधर साइन का यदि अपन ग्राफ खींचेंगे तो साइन 0 से लेके -पाई, या ये इधर 0 इधर +पाई, यानी कि -पाई से लेकर के +पाई तक साइन है वो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान देगा। और अधिकतम मान क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डोमेन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो ये अपना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पूर्णांक एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बात समझ में आ गई, ये रियल नंबर का सेट है और ये जो अपना n है ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो जहाँ भी आपको साइन में n पाई, जैसे आपको ऐसे मिल जाए साइन 2π/5, ठीक है, 2π/5 नहीं, जैसे आपको ये मिल जाए साइन 3π मिल जाए, साइन -2π मिल जाए, साइन 6π मिल जाए, तो इन सभी पे साइन क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गई। तो अब इसके अलावा कौन से वैल्यू बच गई इसमें, भाई आप मेरे को ये बताइए कि साइन की वैल्यू मिनिमम कहाँ होती है, -π/2 से +π/2 के बीच। भाई -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में होती है, क्योंकि आपने 11वीं क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा है कि साइन जो है वो -π/2 से लेकर +π/2 पे कंटेन करता है, यानी कि y एक्सिस पे साइन है वो अपनी क्या देता है, मिनिमम वैल्यू देता है। बात समझ में आ गई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि साइन 90 है वो क्या होता है, 1 होता है। बात समझ में आ गई ना। और -π/2 से लेके +π/2 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अपने पास सेट किसका है, रियल नंबर का। ठीक है, तो चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं एक बार। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन n π प्लस -1 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z एंड x बिलोंग्स टू r। बात समझ में आ गई। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ साइन x, बताइए। डोमेन हो जाएगा -π/2 से π/2, -π/2 से लेकर के π/2 तक। ठीक है ना। और यदि मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ ना, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या, कैसे, देखिए इधर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। एक होता है खुला अंतराल, एक होता है खुला अंतराल, ओपन इंटरवल, एक होता है बंद अंतराल। एक क्या होता है, बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल। देखिए बच्चों, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, खुले अंतराल की बात करूं तो जैसे मेरे पास कोई x है और उसकी वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक है, ठीक है ना। तो यदि मेरे पास ये ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ है, छोटा ब्रैकेट, तो इसमें x की वैल्यू -1 और 1 को छोड़कर जो बीच में जो सारी वैल्यू हैं वो ही कंटेन करेंगे। यानी कि -1 और 1 को छोड़कर बीच में जितने भी पॉइंट होंगे, यानी कि ये इधर -1 है, इधर +1 है, तो बीच में जो ये पॉइंटों में होंगे ना,
0.9, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट पड़े हैं ना, ये सभी काउंट होंगे किसको छोड़कर, -1 और 1 को छोड़कर बीच के सारे एलिमेंट। समझ में आ गई? यानी कि खुले अंतराल में जब हम वैल्यू लेते हैं तो जो अंतराल दिया गया है उन दोनों अंतरालों को मिनिमम और मैक्सिमम छोड़कर बीच के सभी एलिमेंट या अवयव को शामिल किया जाता है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं बंद अंतराल की। जब कोई x है और उसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच है, और जब ब्रैकेट ये लगा हुआ है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस अंतराल में हम x के लिए सभी एलिमेंट के साथ, सभी जो अवयव होंगे उनके साथ साथ -1 और 1 को भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे, इनको भी काम में लेंगे। बात समझ में आ गई? एक बार फिर देखिए, खुला अंतराल वह अंतराल होता है जिसके अंदर हम यदि x की वैल्यू निकालना चाहे तो -1 और 1 को छोड़कर बीच के सभी एलिमेंट उसकी क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू देंगे। बस इसका जस्ट अपोजिट बंद अंतराल में क्या हो जाएगा कि -1 1 को भी शामिल कर लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? बस इतनी सी बात थी। तो देखिए इधर मैंने क्या लिखा है, -π/2 से लेके π/2। तो देखिए इधर इसके अंदर कौन कौन से हो गए फिर, π/2 से लेके +π/2। तो देखिए -3π/2, -π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, जितने भी ये π/2 होंगे इन पे साइन है वो क्या देगा, अपनी मिनिमम वैल्यू देगा। बात समझ में आ गई? तो ये तो क्या हो गया इसका डोमेन। और अब रेंज की बात करूँगा, रेंज भाई इसमें आपको दिख रहा है ना कि y = sin x है। बात समझ में आ रही है? तो एक सेट तो है हमारे पास रियल नंबर का, ठीक है, एक सेट तो क्या है, रियल नंबर का है, और दूसरा y के लिए क्या है, z है, y = f(x), और f(x) की वैल्यू क्या है, तो y = sin x है। भाई f(x) की वैल्यू क्या है, sin x है। ये कोई ना कोई y = f(x) का रूप ही तो है। भाई y भी फलन है, f(x) भी फलन है, gx भी फलन है। बात समझ रहे हो ना? तो देखिए इसके लिए ये तो क्या हो जाएगा, डोमेन, क्या हो जाएगा, डोमेन, और इधर आएगा वो क्या हो जाएगी, रेंज। तो रेंज क्या है इसकी, -1 से लेकर के 1 के बीच में। बात समझ में आ गई ना? तो sin x की जो डोमेन है, जो थीटा की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू तो आएंगी, तो -3π/2 पीछे से भी ले सकते हो आप, -7π/2, -5π/2, -3π/2, -π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। यानी कि -π/2 से लेकर के +π/2। अब देखो इनमें इन दोनों को भी मैंने लिखा है, और यदि यहाँ पे ओपन इंटरवल होता तो मैं -π/2 और π/2 को काउंट नहीं करता। बात समझ में आ गई होगी? ये तो था sin x के लिए। देखो इसमें आप है ना, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनमें से आपको 3 के आने बहुत ज़रूरी है, उनका ही ज़्यादा आपके सिलेबस में है। अब बात करते हैं cos x की, नंबर 2 पे। किसकी बात करते हैं, y = cos x, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताइए कि cos x है वो अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देता है। आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। cos x है वो आपकी मिनिमम वैल्यू कहाँ देता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये आपके पास एक फलन दिया y = cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो मैं बात कर रहा हूँ डोमेन एंड रेंज। तो ये सेट कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि जो ये फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इधर लिख देता हूँ कि जो cos x है इसका जो होता है ये n π 2n π ± y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो जहाँ
अरे आपको पता है ना कि कोस थीटा मान लो, कोस है जहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 यानी कि π/2, 3π/2, 5π/2, -3π/2, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होती है, 0 होती है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो आपको पता लग ही गया होगा कि इसका जो रेंज, इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, इसका डोमेन हो जाएगा वो क्या होएगा, कोस एक्स का डोमेन क्या होएगा, कोस एक्स का डोमेन क्या आएगा, डोमेन हो जाएगा इसका -π से लेकर के +π, और इंटरवल कैसा, क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -π से 0 और 0 से π और π से 2π। बात समझ में आ गई, क्योंकि साइन एक्स है, कोस एक्स है, वो इन सभी पे क्या देगा, अपनी मिनिमम वैल्यू देगा। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस π की -1, कोस 2π की +1। समझ में आ गई ना बात। तो रेंज क्या हो जाएगी फिर भाई, डोमेन तो ये हो गया, तो रेंज क्या होगी, ये सभी 11th क्लास का चल रहा है, ये सभी 11th क्लास का चल रहा है। 12th क्लास का जैसे ही स्टार्ट होगा मैं बता दूंगा आपको। तो रेंज क्या हो जाएगी फिर इसकी, बताओ भाई। जब ये यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो जो ये y है वो कहाँ से कहाँ तक कंटेन करेगा, -1 से 1। तो साइन एक्स और कोस एक्स के लिए रेंज है वो सेम होती है, डोमेन है वो अलग अलग होता है। बात समझ में आ गई। लास्ट इसमें देखते हैं 3 का tan x, y = tan x। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 4x बिलोंग्स टू r। तो क्या हो जाएगा, tan x (2n + 1 π/2), 2n + 1 π/2। और यदि मैं इसको रियल नंबर में से घटा दूं, रियल नंबर में से 2n + 1 π/2 लेस कर दूं, तो जो डोमेन बचेगा वो किसका बचेगा, रियल नंबर में से। यदि मैं 2n + 1 π/2, क्यों, क्योंकि tan है वो भी π/2 पे क्या होता है, 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो यदि मैं सभी π/2 के जो मल्टीपल हैं उनको घटा दूंगा, तो जो बच जाएंगे रियल में, जो सेट R में बचेंगे, वो सभी क्या कहलाएंगे, tan x के डोमेन कहलाएंगे। बात समझ में आ गई। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z एंड x बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये क्या हो गया, tan x का डोमेन। तो डोमेन या प्रांत डोमेन ऑफ tan x क्या हो जाएगा, R - 2n + 1 π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। देख लो आप यहाँ पे देख लो एक बार। यदि मैं n = 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, जैसे देखो R- जैसे मैंने n = 1 रख दिया इसमें, तो ये क्या बचेगा, 2 + 1 π/2। तो ये क्या हो जाएगा, R - 3 π/2। यदि मैं जब tan x के लिए डोमेन की बात करूँगा, तो जो रियल नंबर का सेट, रियल का हो, रेशनल का हो, इरेशनल का हो, पर वो उसमें नेचुरल नंबर हो, जो भी सेट हो, उसमें क्या करेंगे, 3 π/2 घटा देंगे। क्योंकि यहाँ पे जो ये अक्स है, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये अक्स है, किसको डिनोट कर रहा है, एंगल को। समझ में आ गई ना बात। तो अक्स बिलोंग्स टू R, और R में क्या होंगे, सारे के सारे एंगल वाले कोऑर्डिनेट होंगे, एंगल वाले एलिमेंट होंगे। बात समझ में आ गई। तो जब 10 की बात करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें 3 π/2, यानी कि जो भी π/2 वाले मल्टीपल हैं उनको लेस कर देंगे, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ tan x। देन लास्ट रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ tan x क्या होगी भाई, इसकी रेंज क्या होगी,
रेंज हो जाएगी पूरा रियल नंबर, रेंज हो जाएगी पूरा रियल नंबर। तो रेंज ऑफ 10x यानी कि y बिलोंग्स टू r, पूरा का पूरा रियल नंबर क्या कराएगी 10x की रेंज। तो देखिए बच्चों यहाँ तक जो था वो 11th क्लास का था बेसिक। अब इसके आगे जो 3 फलन बच गए हैं अपने कोटक्स, सेकक्स और कोसेकक्स, उनकी भी दे रखी है बुक में, आप देख लेना क्योंकि ज़्यादा कोई काम की है नहीं। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपने चैप्टर की कि अपना इन्वर्स क्या कहता है। तो देखिए मैंने क्या करा, माना अक्स बराबर साइन थीटा, मैंने क्या माना अक्स बराबर साइन थीटा। तो यदि मैं यहाँ से थोड़ी देर पहले भी निकाला था, इन्वर्स निकालूंगा तो क्या करूँगा, थीटा इक्वल्स टू, यानी कि मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स अक्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आ गई। तो अब इसके लिए, अब ये प्रतिलोम फलन हो गया, तो इसके लिए जो पहले डोमेन था वो क्या हो गया अब रेंज, और जो रेंज थी वो क्या हो गया डोमेन। बात समझ में आई। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि प्रतिलोम फलनों के लिए प्रांत और परिसर क्या होंगे। समझ में आ गई ना बात। तो फिर देखिए साइन इनवर्स एक्स के लिए सबसे पहले बात करता हूँ। साइन इनवर्स एक्स, ये y इक्वल्स टू मेरे पास फंक्शन है। मैंने क्या कहा कि जो इसमें पहले डोमेन था वो अब रेंज का काम करेगा, और जो रेंज है वो अब डोमेन का काम करेगा। बात समझ में आई। तो इस फंक्शन के लिए रेंज क्या थी, इस फंक्शन के लिए रेंज क्या थी -1 से 1, ठीक है, और डोमेन क्या था -π/2 से लेकर के π/2। तो अब उल्टा हो गया क्योंकि अपन ने इन्वर्स फंक्शन निकाला है। तो इन्वर्स फंक्शन निकाला है तो डोमेन है वो कोडोमेन, जो डोमेन है वो रेंज, जो रेंज है वो डोमेन। ठीक है, तो चलिए, तो इन्वर्स फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो गया, अब डोमेन क्या हो गया -1 से 1, एंड रेंज क्या हो गई -π/2 से लेकर के +π/2। बात समझ में आ गई होगी। तो सेम ऐसे ही काम कर रखा है, देख लेना, सारणी दे रखी है, ध्यान से देख लेना पूरे पेज नंबर 25 पे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे इस चैप्टर में काम आएगा, व्यापक मान और मुख्य मान। समझ में आ गई बात। कहने का मतलब है कि अपना चैप्टर स्टार्ट हो गया। अब पहला पॉइंट है व्यापक मान, ठीक है, और व्यापक मान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जनरल वैल्यू, व्यापक मान। तो देखिए व्यापक मान कैसे निकालते हैं, कैसे क्या वो दिया हुआ होगा और कैसे हमें व्यापक मान फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए व्यापक मान वही होता है जिसमें वो डोमेन और कोडोमेन में जो फलन है वो कंटेन करेगा। तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, जैसे मानते हैं, देखना इधर, माना अक्स बराबर साइन थीटा, ये अपने पास क्या है, एक फलन है। इन्वर्स क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इन्वर्स अक्स। ठीक है, ये इसका इन्वर्स हो गया, प्रतिलोम। तो अब क्या करते हैं, देखना इधर, हम जानते हैं वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि जो साइन एक्स होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, n पाई प्लस -1 की पावर n y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z।
ये मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, यदि आपको पता हो तो। और यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अक्स की जगह पर ने की बार क्या ले लिया, थीटा, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू तो निकालनी है पूरे चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा, क्या आ जाएगा, थीटा। ठीक है, अब देखिए और जो ये n है ये क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है, अब हमने क्या करा है, थीटा बराबर साइन इनवर्स माना ना, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से यदि मैं थीटा बराबर क्या रख दूँ, साइन इनवर्स रख दूँ, थीटा बराबर क्या रख दूँ, साइन इनवर्स रख दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स एक्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रतिलोम वर्तीय फलन क्या, व्यापक मान निकालना है। व्यापक मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो उसकी प्रॉपर्टी है जिस पे वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देगा उसके बारे में डिस्कस कर लिया। आगे क्या करेंगे, ये तो हो गया साइन के लिए, ये तो हो गया साइन के लिए। दूसरा कोस के लिए, तो x बराबर कोस थीटा, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स, सेम काम करना है। तो देखिए मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे, कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, कोस कहाँ से कहाँ तक होता है, 2n पाई प्लस माइनस थीटा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स एक्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार टेन एक्स बराबर क्या करोगे, टेन थीटा, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, टेन के लिए क्या होती है, टेन के लिए क्या होती है, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पूर्णांक। तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 टेन इनवर्स एक्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। बात समझ में आ गई। ये क्या है, उसका व्यापक मान, और व्यापक मान निकालेंगे इनकी सहायता से। तो देखिए जहाँ पे अब कोस इनवर्स और हम यदि इसको टेन इनवर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो लिखें तो टेन इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि यदि इनमें रियल नंबर में से मैं ये घटा दूंगा तो क्या बचेगा, एन पाई बचेगा, एन पाई प्लस माइनस टेन इनवर्स एक्स। समझ में आ गई बात, एन पाई प्लस माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आपके पेज नंबर 27 पे मुख्य मान और व्यापक मान। व्यापक मान क्या होता है, प्रतिलोम वर्तीय फलन का मुख्य मान थीटा का वह छोटे से छोटा मान होता है, वह छोटे से छोटा मान होता है जो ऋणात्मक या धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि थीटा की, ये तो आपका हो गया व्यापक मान, दूसरा है आपका मुख्य मान, दूसरा क्या आपका मुख्य मान। और मुख्य मान क्या होता है, थीटा की वह छोटी से छोटी,
छोटी से छोटी वैल्यू, यानी कि थीटा का वह छोटे से छोटा मान जो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। अरे कहने का मतलब क्या है कि यदि मेरे पास क्या हो, x बराबर साइन थीटा हो, ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या हो 30 डिग्री हो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी फिर साइन 30। और साइन 30 का सभी को पता है कि क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी मुख्य मान हो जाएगा। मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि व्यापक मान में क्या होगा। आपको एक फलन दिया हुआ होगा, एक बार फिर से देखिए, आपको एक ऐसा फलन दे देगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट टेन, कोसेक सेक, जो भी फलन देगा उसका हर का एक क्या है, उसका मतलब कंटेन करने का एक रेंज और कोडोमेन है। उस रेंज और कोडोमेन में वो वेरी करेगा। फिर क्या करेंगे, साइन इनवर्स का मान निकालेंगे। फिर दूसरा फलन है कोस थीटा, उसका इन्वर्स क्या होता है कोस इन्वर्स एक्स, उसकी रेंज और डोमेन के बारे में बात कर ली। उसी प्रकार टेन के लिए, तो ये तो हो गया उसका व्यापक मान। और व्यापक मान आपको बताइए क्या होता है इन्वर्स के लिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जो डोमेन है वो रेंज और जो रेंज है वो क्या हो जाएगी डोमेन। तो साइन एक्स के लिए यदि आपके पास, इधर देखिए एक बार मिटा देता हूँ मैं इसको, यदि y बराबर साइन इनवर्स एक्स है तो उसके लिए व्यापक मान क्या होगा, क्या होगा उसके लिए जनरल वैल्यू, व्यापक मान क्या होगा -π/2 लेस देन y लेस देन इक्वल प्लस π/2। जो उसका जो फलन के लिए रेंज थी अब वो डोमेन का कार्य करेगी, ठीक है। और इसका मुख्य मान क्या होगा, फिर इसका मुख्य मान क्या होगा, अरे ये निकाल दिया, तो मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान हो जाएगा -1 लेस देन x लेस देन 1। बात समझ में आ गई, लेस देन 1 लेस देन x लेस देन 1। इसी प्रकार क्या हो जाएगा कोस के लिए, यदि y इक्वल्स टू कोस इनवर्स x हो तो इसके लिए व्यापक मान क्या होगा, जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी -π लेस देन y प्लस π, या -π लेस देन y लेस देन 0, या π लेस देन y लेस देन इक्वल, ये लेस देन ही आएगा, ग्रेटर देन आएगा, ये भी ग्रेटर देन आएगा, लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल 0, और फिर पाई लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल 2π। समझ में आ गई ना बात। इसको लिखने के कई तरीके हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, -π से +π के बीच, और मुख्य मान क्या हो जाएगा, जो साइन का है वही कोस का है। आप तो यूँ मानो कि जो रेंज होगी वो मुख्य मान होगा, या प्रेशर होगा वो मुख्य मान होगा, और जो कोडोमेन होगा वो क्या होगा व्यापक मुख्य मान होगा, जो रेंज होगी वो व्यापक मान होगा। बात समझ में आ गई। आपकी बुक में सारणी दे रखी है पेज नंबर 27 पे, ध्यान से देख लेना। अब क्या करते हैं हम, प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध। अगर अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध, द रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जिसमें क्या होगा थोड़ा सा देखिए इधर, देखिए आपको ऐसे दे देगा थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स
थीटा बराबर है साइन इनवर्स एक्स। तो आपसे प्रूव करवा लेगा कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपसे ये दे देगा कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो प्रूफ कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो आप ऐसे कैसे प्रूव करोगे, उसको प्रूव करने का एक मेथड होगा जो कि आपसे डिस्कस करा जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि कोई इससे संबंधी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। घर पे रहें, अपना ध्यान रखें। ठीक है, धन्यवाद।